बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री एक्चुअली एक एनालिटिकल टेक्निक है और इट इन्वॉल्व्स गैसियस प्रोडक्शन ऑफ गैसियस आयंस, यानी जो भी सब्सटेंस, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आपने एनालिसिस करना है, सबसे पहले अगर हम इसको मैथ स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे तो उस सब्सटेंस का क्या होगा, उसमें गैसियस आयंस यानी उसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे गैसियस आयंस में। फिर उन आयंस की सेपरेशन है अकॉर्डिंग टू मैस टू चार्ज रेशो। वो आयंस जो प्रोड्यूस होंगे उनको सेपरेट करना है मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर। फिर मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस, यानी वो आयंस जो हैं उनकी अबंडेंस, उनकी कसरत, कितने परसेंट कौन सा आयन पाया जाएगा, इस चीज की मेजरमेंट वो आती है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में कोई लाइट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जैसे यूवी विजिबल, एनएमआर, आईआर में लाइट एब्जॉर्ब होती, लेकिन इसमें कोई लाइट यूज नहीं होती। इस वजह से इसको मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है, स्कोपी नहीं कहा जाता। लेकिन क्योंकि इसके एंड पे भी एक स्पेक्ट्रम हमें हासिल होता है जिसके ऊपर पीक्स होती हैं, तो इस वजह से इसको मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स में ही काउंट किया जाता है। फर्स्ट मैथ स्पेक्ट्रोमीटर एजे डेंस्टर ने 1918 में डेवलप किया था। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के यूजेस क्या क्या हैं? इसके तीन इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट या जिसे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी कहते हैं, वो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से हम अखज कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा, ये मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में आइडेंटिफाई द फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स कहते हैं पार्ट्स, टुकड़ों को, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है उसको जब आयोनाइज किया जाता है तो वो अपने पार्ट्स में टूट जाता है। उसके जो हिस्से होते हैं उन हिस्सों को आइडेंटिफाई करना, और जब हम इसके फ्रैगमेंट्स हिस्सों को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसकी मदद से हमें मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें जब ये पता चल जाएगा कि ये इसके पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स को मिला के फिर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीन इसके यूजेस हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मैं यहाँ नहीं बता रहा, इंस्ट्रूमेंटेशन में ही बेसिक प्रिंसिपल की सारी बातें आ जाती हैं, तो इसलिए वो अलहदा से हमें नहीं बता रहा। 6 बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में। जो मैथ स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है उसके 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उसमें सबसे पहले है सैंपल इनलेट सिस्टम। सैंपल इनलेट सिस्टम यानी सैंपल को स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर दाखिल करने का सिस्टम। तो आपके सामने ये मैंने एक पूरी स्कीमेटिक डायग्राम मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की बनाई हुई है। इस तरफ है इसका सैंपल इनलेट सिस्टम, ये पूरे का पूरा इतना हिस्सा ये सैंपल इनलेट सिस्टम है। कौन सा सैंपल इनलेट सिस्टम आप इस्तेमाल करोगे ये डिपेंड करता है कि आपके जो कंपाउंड है, जो सब्सटेंस है जिसका आपने मैथ स्पेक्ट्रोमीटर से एनालिसिस करना है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ज़्यादातर जो सैंपल इनलेट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो एम्पाउल जो होता है, एम्पाउल एक तरह का पॉट है कि जिसमें लिक्विड या गैसियस अगर कोई सब्सटेंस हो, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस, तो वो एम्पाउल में हम रखते हैं। ये एम्पाउल फिर आगे कनेक्ट होता है आयनाइजेशन चैम्बर को थ्रू रेजरवायर। अब ये देख सकते हैं ये सैंपल एम्पाउल है, ये इसमें सैंपल पड़ा हुआ है, और ये वॉल्व ए है, ये वॉल्व बी है, ये वॉल्व सी है, और ये आगे पूरा एक रेजरवायर है। यानी आप जो सैंपल एम्पाउल है इसको हीट भी कर सकते हैं, इसको कूल भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा जो सैंपल है वो किस तरह के, वो वोलेटाइल है, जल्दी वेपर्स में चेंज हो जाता है, या हीट करने से वेपर्स में चेंज हो जाता है। इवन सॉलिड सब्सटेंस भी आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको सैंपल एम्पाउल को हीट करना पड़ेगा।
तो ये जो वाल्व है ये वैक्यूम पंप की तरफ है। वैक्यूम पंप यहाँ क्यों लगाया जाता है? अगर कोई एयर वगैरह सैंपल डालने से पहले अगर इस इनलेट सिस्टम में कोई एयर है या मास स्पेक्ट्रोमीटर पूरे में एयर है तो उस एयर को रिमूव करने के लिए वैक्यूम पंप आगे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जब हम एयर रिमूव कर लेते हैं उसके बाद ये वाल्व ए को क्लोज कर देते हैं। यहाँ से सैंपल सारा वेपर्स की फॉर्म में इस रेजरवायर में स्टोर हो जाता है। फिर ये रेजरवायर आगे कनेक्ट होता है आयनाइजेशन चैम्बर से। ये हमारा पूरे का पूरा एक आयनाइजेशन चैम्बर है। आयनाइजेशन चैम्बर में जाने से पहले ये जो रेजरवायर में वेपर्स हैं ये एक सिंटर्ड क्रूसिबल से गुजरते हैं। सिंटर्ड क्रूसिबल एक जाली सी होती है ग्लास की बनी हुई, इसमें से ये पास होते हैं। यहाँ ये लगाने का मकसद है कि हम आगे जो वेपर्स गुजर के आगे जाएंगे उनका प्रेशर कंट्रोल कर सकें। आमतौर पर जो प्रेशर आगे प्रोवाइड होता है वो 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻7 टॉर इतने प्रेशर पे वेपर्स दाखिल होते हैं आयनाइजेशन चैम्बर में। अब आयनाइजेशन चैम्बर जो है इसका क्या मकसद है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर फॉर्म में इनको आयन में चेंज करना है, इसलिए इसका नाम है आयनाइजेशन चैम्बर। आयन में चेंज करने के 3 तरीके हैं: इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, केमिकल इम्पैक्ट या केमिकल आयनाइजेशन, और दूसरा है फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। जो ज्यादातर तरीका इस्तेमाल होता है वो है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, EI तरीका ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इसमें क्या करते हैं कि एक फिलामेंट से, ये मेटल का बना हुआ फिलामेंट होता है स्प्रिंग सा, इसको करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स बन जाता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन्स 2 प्लेट्स E1 और E2 में से पास होते हैं। E1 और E2 दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन E1 पर कम पॉजिटिव चार्ज होता है और E2 पर रिलेटिवली निस्बतन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इन दोनों में तकरीबन 70 जो वोल्ट है वो पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है। उससे बड़ी स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आगे हमारे जो सैंपल से वेपर्स आ रहे होते हैं उसके ऊपर आकर इम्पैक्ट करते हैं, टकराते हैं। तो आमतौर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी आयनाइजेशन के लिए हमें तकरीबन 10 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इतनी एनर्जी ही काफी होती है, लेकिन ये 70 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देंगे तो इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होगी वो होगी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखें, अगर आप 70 वोल्ट कहते हैं तो इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप कहते हैं 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो होगी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। तो इट मींस प्लेट्स के दरमियान अगर आप 70 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कितनी होगी? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 70 वोल्ट तो एनर्जी होगी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आमतौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आयनाइजेशन के लिए सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही काफी होती है। तो यहाँ पर, और ये डायरेक्ट इंसर्शन प्रोब है। अगर आप सैंपल इनलेट सिस्टम यूज नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी जो सैंपल है वो आप इस पॉइंट पर, इस प्रोब के जरिए इस पॉइंट पर सैंपल को डायरेक्ट भी रख सकते हैं और फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ेगी। नीचे ये एनोड है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर के इस प्लेट पर आते हैं और आगे ये वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट यहाँ से जो वेपर्स हैं, मॉलिक्यूल्स, वो आयोनाइज हो गए, पॉजिटिव आयंस में चेंज हो गए इलेक्ट्रॉन्स के आने से। ये कैसे चेंज हो गए इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूल पे जब इलेक्ट्रॉन आकर स्ट्राइक करेगा, इंपैक्ट करेगा, टकराएगा, तो 2 चांसेस हो सकते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो ये डॉट एक्चुअली मॉलिक्यूल में मौजूद पहले से इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करे, तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन में से किसी एक से टकराए और उसको बाहर निकाल दे।
तो इस तरह जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये डॉट शो करता है मॉलिक्यूल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को। तो पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। तो इस तरह ये हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस हैं ये हासिल होते हैं। और ये याद रखें कि पॉजिटिव आयन जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल आपका एक ही यूनिट के तौर पर रहता है। बाज़ औक़ात जब इलेक्ट्रॉन आकर स्ट्राइक करते हैं, बल्कि अक्सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो वो मॉलिक्यूल्स अपने फ्रेगमेंट्स में, अपने पार्ट्स में टूट जाते हैं। तो उनमें से जो पॉजिटिव आयंस हैं वही आगे इस्तेमाल होते हैं, जो नेगेटिव आयंस हैं वो वैक्यूम पंप से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो पॉजिटिव आयंस आगे दो प्लेट्स हैं F1 और F2, इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक पर कम नेगेटिव चार्ज F1 पर और F2 पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये पॉजिटिव आयंस इस नेगेटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बड़ी स्पीड से फिर आयनाइजेशन चैम्बर से बाहर निकलते हैं। इन प्लेट्स को इसलिए एक्सेलरेटिंग प्लेट्स भी कहा जाता है। यहाँ डी प्लेट का क्या काम है, डी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है, क्योंकि जब पॉजिटिव आयंस बने तो वो वापस ना जाए। ये डी प्लेट इन पॉजिटिव आयंस को रिपेल करती है, इन पर भी पॉजिटिव चार्ज और इन पर भी पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बाकी जो सिस्टम है उसको भी देखते हैं। जी, आपके सामने एक इक्वेशन शो कर रही है कि ये जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं ये अपने फ्रैगमेंट्स में, अपने पार्ट्स में इस तरह टूट भी सकते हैं। जैसे ये एक बड़ा मॉलिक्यूल था तो इससे दो पार्ट्स बन गए, एक M1 और दूसरा M2। ये इस तरह भी पार्ट्स बन सकते हैं कि एक ही पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, ये उसके पास जो है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 3 5 7 कोई भी हो सकता है, और जो दूसरा पार्ट है वो न्यूट्रल हो। या यूं भी हो सकता है कि जो एक पार्ट है वो फ्री रेडिकल हो, उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो, और जो दूसरा पार्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो लेकिन हमारे जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें जस्ट पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस ही काउंट होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स हैं या न्यूट्रल हैं वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में कोई डिटेक्शन उनकी नहीं होती। तीसरा है एनालाइजर। एनालाइजर डिफरेंट तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली एनालाइजर इस्तेमाल किया जाता है दैट इज मैग्नेटिक एनालाइजर। ये क्या होता है, ये डायग्राम में इस ट्यूब को एनालाइजर कहा गया। ये एक कर्व ट्यूब है जो मेटल की बनी होती है, और इसको मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करता है, मैग्नेट। मैग्नेट के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ शो किया अपर मैग्नेट। अपर मैग्नेट ये सॉलिड लाइन को शो कर रहा है और लोअर मैग्नेट की डॉटेड लाइन को शो कर, यानी एक मैग्नेट का पार्ट यूं अपर ऊपर होता है, दूसरा मैग्नेट का पार्ट इस ट्यूब के पीछे होता है। तो इस तरह नॉर्थ और साउथ पोल, तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये जो पॉजिटिव आयंस हैं जो यहाँ से आ रहे हैं, और आयन बीम जो इस आयनाइजेशन चैम्बर से बाहर निकले, ये मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में अपनी मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर सेपरेट हो जाते हैं। इट मींस जिन आयंस की मैस टू चार्ज रेशो डिफरेंट होगी उनके ग्रुप्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, और जिनकी सेम होगी वो एक ही ग्रुप में, एक ही लाइन में यहाँ पर आ रहे होंगे। और इस इनके कर्व्ड पाथ को एक इक्वेशन से यूं जज किया जाता है, M/G यानी मैस टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू H²। H क्या है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कहते हैं, R इस कर्व्ड पाथ के रेडियस को कहते हैं। ये जो मुड़ा हुआ पाथ है, अगर इसको थ्योरेटिकली पूरा सर्कल बनाए तो इसको हम कहते हैं रेडियस। और ये जो E है, कैपिटल E, ये एक्चुअली इन जो एक्सेलरेटिंग प्लेट्स है इनकी स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है कि आप जो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को और इन प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखें, चेंज ना होने दें, तो फिर जो रेडियस होगा इस कर्व्ड पाथ का, ये किस चीज पर डिपेंड करतेगा, मैस टू चार्ज रेशियो पर डिपेंड कर। इट मीन अगर मैस आयन की ज्यादा होगी तो रेडियस भी ज्यादा होगा। यही वजह है कि जो हैवियर आयंस होते हैं, भारी आयंस, ये हैवियर आयंस वो बड़ा रेडियस बनाते हैं, और जो हल्के आयंस हैं, लाइटर आयंस, वो छोटे रेडियस पे आते हैं। इस तरह ये डिफरेंट रेडियस पर आकर गिरते हैं। तो आप इस रेडियस को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं।
आयन कलेक्टर, फोर्थ पार्ट है आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर आमतौर पर फेराडे कप होता है, ये आयन कलेक्टर है। ये यहाँ पर एक स्लिट रखी हुई है, इस स्लिट से ये ग्रुप, कोई खास ग्रुप जो है, जो भी हमने चूज करना है वो यहाँ से नीचे जाएगा। ये स्लिट मूव कर सकती है इधर भी इधर भी, तो डिफरेंट ग्रुप्स के जो आयंस हैं वो इसके ऊपर आकर गिरते हैं। तो अगर हम सेंटर वाले ग्रुप की बात करें तो इस स्लिट में से गुजर के इस फेराडे कप में आकर गिरेगा। जैसे ये पॉजिटिव आयन इस कप में आकर गिरता है, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मल्टीप्लायर, जो क्या करते हैं, जिनकी खूबी होती है कि जब इसके ऊपर आकर आयन गिरेगा तो इसमें माइन्यूट सा करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये करंट प्रोड्यूस होता है आयन कलेक्टर में। करंट कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है आने वाले आयंस की अबंडेंस पे, उनकी तादाद पे। जितने ज्यादा आयंस आकर गिरेंगे उतना ही ज्यादा करंट इसमें प्रोड्यूस होगा। फिर ये आयन कलेक्टर आगे कनेक्ट होता है एम्पलीफायर से। यहाँ पर एम्पलीफायर का क्या काम है, करंट को बढ़ाना। तो ये करंट तो यहाँ आयन कलेक्टर में प्रोड्यूस होता है, एम्पलीफायर उस करंट के सिग्नल को बढ़ा देता है। तो लास्ट पे रहेगा रिकॉर्डर, इसको भी हम देखते हैं। जी सिक्स्थ पार्ट होता है रीड आउट डिवाइस या रिकॉर्डर। ये रीड आउट डिवाइस या रिकॉर्डर ये मुश्तमिल होता है एक सीरीज ऑफ मिरर गैल्वानोमीटर्स, यानी गैल्वानोमीटर्स जो हैं उनकी एक सीरीज होती है और उनकी सेंसिटिविटी भी वेरी करती है, यानी सेंसिटिविटी की लो रेंज भी होती है, हाई रेंज भी होती है। यानी अगर एक वीक करंट, एक लो सिग्नल आया है करंट का, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं गैल्वानोमीटर। अगर एक हाई इंटेंसिटी का करंट आया है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं। आमतौर पे 3 गैल्वानोमीटर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी इंटेंसिटी रेशो ये होती है, इंटेंसिटी की रेशो ये होती है 1:30:100। या 5 गैल्वानोमीटर भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी इंटेंसिटी रेशो 1, 3, 10, 30 और 100 होती है। जब आयन कलेक्टर के ऊपर आके आयन गिरता है तो ये आगे करंट एम्पलीफायर जब करंट रिकॉर्डर को देता है, तो रिकॉर्डर में जो गैल्वानोमीटर मौजूद होते हैं वो उनमें डिफ्लेक्शन पैदा होती है, यानी उनमें वो करंट को महसूस करते हैं। फिर वो अल्ट्रावायलेट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसकी तरफ, एक पेपर की तरफ। वो पेपर कौन सा होता है, यूवी सेंसिटिव पेपर होता है। यानी वो लाइट जब पेपर के ऊपर पड़ती है तो पेपर के ऊपर पीक्स बनती है, क्योंकि वो पेपर यूवी लाइट सेंसिटिव होता है। जब वो लाइट यूवी के उसके ऊपर आकर पड़ेगी तो उस पेपर के ऊपर पीक्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी। वो पेपर फास्ट मूव कर रहा होता है, तेजी से मूव कर रहा होता है, यानी पेपर तेजी से मूव कर रहा है और यहाँ से गैल्वानोमीटर यूवी लाइट इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये पेपर मूव करता जा रहा है और लाइट इसके ऊपर आकर पड़ती जा रही है, इस तरह उसके ऊपर पीक्स जो है वो भी बनती जाएंगी। और ये पेपर मूव किस तरह करता है, एक मोटर पेपर के साथ अटैच की जाती है, वो पेपर को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दिस इज अप टू द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अल्लाह हाफिज़।